वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलामुअलैकुम, आप सबका सीरत सीरीज में खुशामदीद। अगर आप नबी के पूरे सीरत को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस्लाम के आने से पहले के अरब दुनिया में वो कैसा दौर रहा होगा, वहाँ की सियासत, वहाँ के हुक्मरान कैसे थे। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी है, कुछ पुराने लेख और नोट्स हैं जो उस जमाने के राज्यों और उनके किरदारों की कहानी बताते हैं। हाँ, और ये जानकारी दिखाती है कि वो इलाका बस ऐसा नहीं था कि बिखरे हुए कबीले हों। मामला काफी पेचीदा था असल में। अच्छा। हाँ, ताकतवर कबीलाई सरदार तो थे ही, बिल्कुल थे। साथ ही बाकायदा राज करने वाले बादशाह भी थे। हाँ, ये जरूर है कि वो कभी कभी बाहर की बड़ी ताकतों जैसे फारस या रोम के असर में रहते थे। तो इस पुरानी तस्वीर को, इस बैकग्राउंड को समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि बाद में इतने बड़े बदलाव कैसे और क्यों आए। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उन खास राज्यों की गहराई में उतरेंगे जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है, मतलब यमन, इराक का हीरा और सीरिया के गस्सानी, है ना? हाँ बिल्कुल। देखते हैं इन पुरानी कहानियों से क्या निकल कर आता है। शुरू कहां से करें? इन स्रोतों में दो तरह के हुक्मरानों का जिक्र ज्यादा है। एक तो वो जिनके सर पर ताज था, यानी बादशाह, जो अक्सर फारस या रोम के असर में थे। दूसरे थे आजाद कबीलाई सरदार। हाँ, चलिए पहले इन ताज वाले बादशाहों की बात करते हैं। शायद सबसे पुरानी कहानी यमन की है, वहां से शुरू करें। हाँ, यमन से शुरू करना ठीक रहेगा। यहाँ अरब की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सबाई सभ्यता बसी थी, जिसका जिक्र इन लेखों में मिलता है। सबाई? अच्छा। हाँ, और हाँ, उनका बनाया मशहूर मारिब बांध भी तो था। अरे हाँ, मारिब बांध। मैंने सुना है ये सबाई साम्राज्य काफी पुराना था। ईसा से लगभग 800 साल पहले की इराकी लिखावटों में भी इनका नाम मिलता है। उन्होंने ही ये विशाल बांध बनवाया था। सही बात। और इन पुरानी कहानियों में कई दौर नजर आते हैं। शुरू के शासक मुकर्रिब कहलाते थे। शायद ये क्या कहते हैं, पुजारी और शासक दोनों का मिला जुला रूप रहा हो। दिलचस्प। बाद में उन्होंने मलिक यानी बादशाह का खिताब अपना लिया। उनकी राजधानी भी बदली, पहले सरवाह थी, फिर मारेब आ गई। शुरू में उनका राज काफी फैला भी, यहाँ तक कि अरब के बाहर भी उनकी बस्तियां थीं, ऐसा जिक्र है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इतना ताकतवर साम्राज्य कमजोर कैसे पड़ गया, क्या हुआ? हाँ, तो देखो कई वजहें थीं, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है। लगभग 115 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच एक दूसरा कबीला आया, हिमयर। हिमयर? हाँ, हिमयर नाम के कबीले ने सबाइयों से ताकत छीन ली। उन्होंने राजधानी भी मारिब से हटाकर रैदान बना ली, जिसे बाद में जफर कहा गया। फिर बाहर से दबाव बढ़ने लगा। बाहर से कौन? जैसे उत्तर में नबातियन ताकतवर हो गए, फिर रोमनों ने मिस्र, शाम और उत्तरी हिजाज पर कब्जा कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि समंदर के रास्ते जो व्यापार होता था, जो यमन की इकोनॉमी की जान था, वो बुरी तरह उजड़ गया। अच्छा, ट्रेड रूट्स बिगड़ गए। हाँ बिल्कुल। और अंदरूनी तौर पर भी जो कहतानी कबीले थे वो बिखरने लगे, उनमें फूट पड़ गई। और फिर वो मारिब बांध का टूटना, ये तो बहुत बड़ी तबाही लगती है। हमारे स्रोतों में कुरान का भी जिक्र है, सैले अरीम यानी अरीम का सैलाब, जो शायद 450 या 451 ईस्वी के आसपास आया था। इसका क्या मतलब है, क्या अहमियत है इसकी? हाँ, ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। कुरान में इसका जिक्र शायद इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसी भयानक बाढ़ थी जिसने, आप सोचिए, पूरी की पूरी बस्तियां वीरान कर दी। हजारों लोग बेघर हो गए होंगे। और कई कबीले तो यमन छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। ये एक तरह से उस दौर के अंत का निशान बन गया, एक टर्निंग पॉइंट। तो इसके बाद यमन में और उथल पुथल मची? हाँ, इसके बाद यानी 300 ईस्वी के बाद यमन में लगातार उथल पुथल मची रही। कभी रोमनों का असर बढ़ा तो कभी हबशियों ने हमला किया। हबशी आज का इथियोपिया, अबिसिनियाई। हाँ, वही अबिसिनियाई। उनका हमला हुआ। वो कैसे, हबशियों का हमला क्यों हुआ? कहानी थोड़ी पेचीदा है। पहले तो ऐसा हुआ कि रोमनों की मदद से हबशियों ने 340 ईस्वी में यमन पर कब्जा कर लिया, जो करीब 378 ईस्वी तक चला। अच्छा, पहले भी कब्जा किया था? हाँ। फिर यमन को आज़ादी तो मिली, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। बाद में एक और भयानक वाकया हुआ, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में 523 ईस्वी में, ज़ूनुवास वाला मामला। ज़ूनुवास, ये कौन था और क्या हुआ था? सुनने में संगीन लग रहा है। हाँ, संगीन था। ज़ूनुवास यमन का यहूदी बादशाह था। उसने क्या किया कि नजरान शहर के ईसाइयों पर जुल्म ढाया।
कहानी ये है कि उसने उन्हें अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। और जब वो नहीं माने तो उसने बड़ी बड़ी खाइयां खुदवाईं और उनमें आग जलाकर उन ईसाइयों को जिंदा फेंक दिया, ऐसा कहते हैं। बाप रे, इतना भयानक। हाँ, और कहते हैं कुरान की सूरे बुरूज में इसी दर्दनाक घटना की तरफ इशारा है, उस जुल्म की याद दिलाई गई है। तो इसका नतीजा क्या निकला फिर? नतीजा ये हुआ कि ईसाई रोमनों को, जो पहले से ही अरब में अपना असर बढ़ाना चाहते थे, एक बहाना मिल गया। अच्छा, उन्होंने इसे मौके की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने हबशियों को बदला लेने के लिए उकसाया, उन्हें जहाज दिए और एक बड़ी फौज तैयार करवाई। तो हबशियों ने फिर से यमन पर कब्जा कर लिया ज़ूनुवास के बाद? हाँ बिल्कुल, 525 ईस्वी में रोमनों की मदद से अरियात नाम के कमांडर के नेतृत्व में कहते हैं कोई 70,000 हबशी फौजियों ने यमन को रौंद डाला और ज़ूनुवास मारा गया। 70,000 बहुत बड़ी फौज थी। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त बाद हबशी फौज के ही एक कमांडर अब्राहा ने अपने ही लीडर अरियात को मार डाला और खुद यमन का शासक बन बैठा। अब्राहा, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। क्या ये वही अब्राहा है जो हाथियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई करने गया था, वो असहाबे फील वाला वाकया? जी हाँ, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये वही अब्राहा था, और उस वाकये में हबशियों को जो भारी नुकसान उठाना पड़ा, उसने एक तरह से यमन के लोगों को एक मौका दिया। कैसा मौका? उन्होंने फारस की ताकतवर हुकूमत से मदद मांगी। सैफ बिन जी यजन, हिमरी के बेटे मादी करीब के नेतृत्व में उन्होंने हबशियों को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया। अच्छा, फारिस की मदद से? हाँ, और मादी करीब को अपना बादशाह बना लिया। ये 575 ईस्वी की बात है। आखिरकार आज़ादी। लेकिन क्या ये टिकी? आपने कहा था कि यमन का इतिहास उथल पुथल भरा रहा। आप सही कह रही हैं, ये आज़ादी भी ज़्यादा दिन नहीं चली। बदकिस्मती से मादी करीब ने कुछ हबशी सिपाहियों को अपनी हिफाजत के लिए रख लिया था। ओह, ये तो गलती हुई। हाँ, कहते हैं उन्हीं गार्डों ने एक दिन धोखा देकर मादी करीब को मार डाला। बस फारस में बादशाह किसरा को मौका मिल गया। उसने फौरन यमन की राजधानी सना में अपना एक फारसी गवर्नर बिठा दिया। तो यमन फारस का सूबा बन गया? हाँ, एक तरह से फारस का एक प्रांत बन गया। इसके बाद वहां एक के बाद एक फारसी गवर्नर आते रहे, जब तक कि आखिरी गवर्नर बाजान ने 628 ईस्वी में इस्लाम कबूल नहीं कर लिया। यमन की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे ये राज्य लगातार अंदरूनी झगड़ों और बाहर की बड़ी ताकतों, कभी रोम, कभी हबशा, कभी फारस के दखल का शिकार होता रहा। एक तरह से ये बड़ी शक्तियों के शतरंज की बिसात पर एक मोहरा बन गया था, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय ताकतें बड़ी साम्राज्य ताकतों के खेल में उलझ जाती हैं और अक्सर अपनी आज़ादी खो बैठती हैं। अब अगर हम उत्तर की तरफ देखें, इराक में, तो वहां भी एक दिलचस्प कहानी है हीरा के राज्य की। हाँ, हीरा, ये राज्य फारसी साम्राज्यों से जुड़ा हुआ लगता है ना? मतलब जैसे यमन रोम और हबशा के बीच फंसा था, वैसे हीरा का रिश्ता फारस से ज्यादा गहरा था। सही कहा। लख्मी कबीला हीरा पर राज करता था और वे अक्सर फारस के ससानी बादशाहों के मातहत यानी उनके वैसल के तौर पर काम करते थे। मातहत मतलब उनके अधीन, उनके लिए काम करने वाले शासक। इन स्रोतों से पता चलता है कि फारस के बादशाह अर्दशीर, जिसने 226 ईस्वी में ससानी हुकूमत की बुनियाद रखी थी, उसने उन्हें शायद इसीलिए वहां बसाया था ताकि वो रेगिस्तानी बद्दू कबीलों को काबू में रखें। अच्छा, बफर जोन की तरह। हाँ बिल्कुल, बद्दू कबीलों को कंट्रोल करें और साथ ही सीरिया में बैठे रोमनों के असर का मुकाबला कर सकें। अर्दशीर शायद समझ गया था कि अरबों पर सीधे हुकूमत करना मुश्किल है, तो क्यों ना किसी अरब कबीले को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए जिसे अपने लोगों का साथ भी हासिल हो। क्या उनके पास अपनी फारसी फौज भी होती थी, मतलब फारस की फौज? हाँ, इन लेखों में जिक्र है कि हीरा के शासकों के पास फारसी फौज की एक टुकड़ी हमेशा तैनात रहती थी। ये फौज बद्दू कबीलों की बगावतों को कुचलने में मदद करती थी। कबीला लखम का पहला हुक्मरान अमर बिन अदी बिन नसर लखमी था, जो शाहपुर यानी अर्दशीर का बेटा के जमाने में था। इन स्रोतों में हीरा के अंदर भी काफी उठापटक का जिक्र है, जैसे शासकों को हटाया जाना या फिर वो धार्मिक झगड़े जैसे मजदकवाद का मामला। ये क्या था? हाँ, हीरा के लखमी शासकों और फारसी बादशाहों, जिन्हें किसरा कहा जाता था, उनके बीच रिश्ते हमेशा आसान नहीं थे। ये मजदक वाला किस्सा बड़ा दिलचस्प है असल में। बताइए। फारस के बादशाह कवास बिन फिरोज के जमाने में मजदक नाम का एक शख्स उभरा। वो एक नए तरह के धर्म या कह लें सोच का प्रचार कर रहा था,
जिसमें शायद मिल बांट कर रहने और संपत्ति साझा करने जैसी बातें थीं। इसे यहाँ अबाहियत कहा गया है, मतलब शायद कम्युनिज्म जैसा कुछ। अच्छा। हाँ, और बादशाह कबास ने खुद ये नया मजहब अपना लिया। उसने हीरा के बादशाह मुंजिर बिन मासमा, जिसे मुंजिर 3 भी कहते हैं, उस पर भी दबाव डाला कि वो भी इसे अपना ले। लेकिन मुंजिर ने इनकार कर दिया। इससे तो मामला बिगड़ गया होगा। बिल्कुल, मुंजिर ने साफ मना कर दिया। तो कबास ने उसे हटाकर हारिस बिन अम्र बिन हजर किंदी को हीरा का हुक्मरान बना दिया, जो मजदक का मानने वाला था। तो मुंजिर की बादशाहत चली गई। हाँ, चली गई। लेकिन कहानी पलटी। जब कब्बास के बाद किसरा नौशिरवान गद्दी पर बैठा तो उसे इस मजदक वाली सोच से सख्त नफरत थी। अच्छा, नया बादशाह इसके खिलाफ था। हाँ, उसने मजदक और उसके हजारों मानने वालों को मरवा दिया और मुंजिर को दोबारा हीरा का बादशाह बना दिया। हारिस बिन अम्र को बुलाया गया, लेकिन वो डर के मारे भाग निकला। तो ये दिखाता है कि हीरा के शासक की किस्मत कैसे फारस के बादशाह की पसंद नापसंद पर टिकी थी। और नोमान थर्क बिन मुंजिर की कहानी, उसके साथ क्या हुआ था? कहते हैं किसी ने किसरा से उसकी झूठी शिकायत कर दी थी। हाँ, ये भी एक दुखद किस्सा है। जैद बिन अदी इबादी नाम के एक दरबारी ने किसी वजह से किसरा परवेज से नुमान की झूठी शिकायतें की। एक वजह यह भी बताई जाती है कि नुमान ने अपनी बेटी का रिश्ता किसरा से करने से इनकार कर दिया था। अच्छा। तो किसरा ने नुमान को अपने पास बुलाया। नुमान को खतरा महसूस हुआ। वो चुपके से बनु शैबा कबीले के सरदार हानी बिन मसूद के पास गया। किसके पास? हानी बिन मसूद। हाँ, हानी बिन मसूद। उसने अपना परिवार और अपना सारा मालो असबाब हानी को अमानत के तौर पर सौंपा। और कहा कि अगर वो वापस ना आए तो ये सब उसके हवाले। फिर वो किसरा के दरबार गया, जहां उसे कैद कर लिया गया और वहीं कैद खाने में उसकी मौत हो गई। बहुत बुरा हुआ। और इसी घटना से वो मशहूर लड़ाई जुड़ी है, ज़ीकार की लड़ाई। हाँ, बिल्कुल। नुमान को कैद करने के बाद किसरा ने अय्याज बिन कबीस ताई नाम के एक शख्स को हीरा का हुक्मरान बनाया और उसे हुक्म दिया कि वो हानी बिन मसूद से नुमान की अमानतें छीन ले। लेकिन हानी ने मना कर दिया होगा, क्योंकि वो तो अमानत थी। बिल्कुल। हानी ने अपनी जुबान का पास रखते हुए अमानत वापस देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ। और कहा कि जब तक वो जिंदा है ये अमानत नहीं देगा। बस जंग छिड़ गई। ज़ीकार नाम की जगह पर किसरा की फौज, जो अय्याज की क़यादत में थी और जिसमें फारसी सैनिक भी थे, और दूसरी तरफ हानी का कबीला बनु शैबा और उनके साथ कुछ और अरब कबीले। इनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। और नतीजा कौन जीता? नतीजा हैरान करने वाला था। अरब कबीलों ने, खासकर बनु शैबा ने, बड़ी बहादुरी से लड़कर फारसी फौज को बुरी तरह हरा दिया। अरब कबीले जीत गए फारस की फौज से? हाँ, इन स्रोतों में इस लड़ाई को फारसियों पर अरबों की पहली बड़ी जीत के तौर पर याद किया जाता है। पहली बड़ी जीत। ये घटना पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के कुछ ही वक्त बाद हुई थी। ये एक तरह से अरबों के बढ़ते हुए आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई। तो हीरा की कहानी में फारस की गुलामी भी है, अंदरूनी सियासत और साजिशें भी, और आखिर में इस्लाम के आने से ठीक पहले अपने ही आकाओं यानी फारसियों के खिलाफ एक कामयाब बगावत भी। ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी झगड़े और बाहरी दबाव इन राज्यों को कमजोर कर रहे थे। सही कहा। इयास के बाद किसरा ने कुछ वक्त के लिए एक फारसी गवर्नर को ही हीरा का हाकिम बना दिया था। हालांकि 632 ईस्वी में कुछ महीनों के लिए लखमी खानदान की हुकूमत फिर से बहाल हुई थी, लेकिन तभी हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम का पैगाम लेकर हीरा पहुंच गए और फिर एक नया दौर शुरू हुआ। ठीक है, तो हमने यमन देखा जो दक्षिण में था और बड़ी ताकतों के बीच फंसा था। फिर हमने इराक में हिराक को देखा जो पारस के मातहत था। अब सीरिया की तरफ चलते हैं जहां गस्सानी हुकूमत थी। ये लोग दूसरी बड़ी ताकत यानी रोमनों के साथ ही थे, है ना? बिल्कुल। जैसे फारस ने इराक में लखमी कबीले को अपनी सरहद की हिफाजत और उमरों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही रोम के बाइजेंटाइन बादशाहों ने सीरिया की सरहद पर किया। अच्छा, सेम स्ट्रैटेजी। हाँ, एक तरह से वहां जो अरब कबीले हिजरत करके बसने के लिए आए, रोमनों ने उनसे दोस्ती कर ली। इन स्रोतों में जिक्र है कि शुरू में कबीला कुज़ा की कुछ शाखें वहां बसीं। रोमनों ने उन्हें अपना साथी बनाया ताकि वो रेगिस्तान की तरफ से होने वाले बद्दू कबीलों के हमलों को रोकें और ज़रूरत पड़ने पर फारसियों के खिलाफ उनका साथ दें। उन्होंने खुजा के ही एक आदमी को उनका नेता या बादशाह जैसा बना दिया। और फिर गस्सानी कबीला आया, उन्होंने क्या किया? हाँ, कुछ वक्त बाद आले गस्सान यानी गस्सानी लोग वहां पहुंचे। ये लोग शायद ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने वहां पहले से मौजूद हुक्मरानों को, स्रोत में बनु सलीह का नाम है, शायद उन्हें हरा दिया गया, हटाकर उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। तो रोमनों ने क्या किया?
जब रोमनों ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि गस्सानी ही ज्यादा काम के साबित होंगे, तो उन्होंने गस्सानियों को ही शाम यानी सीरिया के अरब बाशिंदों का हुक्मरान मान लिया। वो रोमनों के एजेंट या प्रतिनिधि मतलब आलाकार की तरह काम करते थे, उनकी सरहद की हिफाजत करते थे और बदले में रोमनों से मदद और पैसा पाते थे। तो क्या गस्सानियों की कोई खास कहानी या कोई अहम शख्सियत है जिसका जिक्र इन स्रोतों में हो? हाँ, उनके आखिरी राजा जुबला बिन अयहम का जिक्र आता है। ये एक दिलचस्प किरदार लगता है। जुबला बिन अयहम। हाँ, उसने यरमूक की मशहूर लड़ाई जो 13 हिजरी यानी लगभग 634 ईस्वी में मुसलमानों और रोमनों के बीच हुई थी, उसमें रोमनों का साथ दिया था और मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था। लेकिन मैंने सुना है कि उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, ये सही है? हाँ, इन स्रोतों के मुताबिक यरमूक की हार के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि उसका मिजाज बड़ा शाही था, उसमें गुरूर बहुत था। अच्छा। वो इस्लामी बराबरी के उसूल को कि सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो बादशाह हो या आम आदमी, बर्दाश्त नहीं कर सका। एक किस्सा मशहूर है कि किसी आम आदमी से उसकी कुछ कहा सुनी हुई और उसने उसे मारा। जब इंसाफ की बात आई तो उसे ये बराबर का बर्ताव पसंद नहीं आया। तो फिर? तो वो गुस्से में इस्लाम छोड़कर वापस ईसाई बन गया और बाइजेंटाइन इलाके में चला गया। ओह, तो उसी के साथ गस्सानी राज्य का भी खात्मा हो गया। हाँ, एक तरह से। जबला बिन अयहम के इस्लाम छोड़ने और रोमन इलाके में चले जाने के साथ ही गुस्सानी हुकूमत का अंत हो गया। वैसे भी इस्लाम के तेजी से फैलने के साथ उस पूरे इलाके से रोमन असर खत्म होता जा रहा था, तो गुस्सानी राज्य जो रोमन सहारे पर टिका था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने यमन, हिरा और गस्सानियों के जरिए इस्लाम से पहले के अरब की एक झलक देखी। अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो क्या बड़ी तस्वीर उभरती है, क्या खास बातें हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि इस्लाम के आने से पहले अरब का ये इलाका कोई खाली या पिछड़ा हुआ वीराना नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ बाकायदा राज्य मौजूद थे। यमन में हिमयारी, इराक में लख्मी, सीरिया में गस्सानी। और ये राज्य दुनिया से कटे हुए नहीं थे। ये उस वक्त की दो सुपर पावर, फारस और रोम या बाइजेंटियम कहें, उनके साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। अक्सर ही उनके असर में थे, उनके लिए सरहदी चौकी मतलब बफर स्टेट का काम करते थे या उन्हें टैक्स देते थे। और इनकी अपनी अंदरूनी मुश्किलें भी थीं, जैसा हमने देखा। बिल्कुल, इनके इतिहास अंदरूनी झगड़ों, साजिशों और बगावतों से भरे पड़े हैं। साथ ही बाहर की ताकतों का दखल लगातार बना रहता था। और हमने कुछ बड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया, जैसे मारिब बांध का टूटना जिसने यमन की किस्मत बदल दी, या जीगार की लड़ाई जिसने पारस के खिलाफ अरबों का हौसला बढ़ाया। ये सब दिखाता है कि ये एक बहुत ही गतिशील मतलब उथल पुथल भरा दौर था। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस्लाम का उदय एक खालीपन में हुआ। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे मंच पर हुआ जहां पहले से ही कई खिलाड़ी मौजूद थे, जिनके अपने इतिहास, अपनी ताकतें और हाँ, अपनी कमजोरियां भी थीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन पुरानी ताकतों, हिमयारी, लख्मी, गस्सानी और उनके बड़ी ताकतों यानी फारस और बाइजेंटियम के साथ जो रिश्ते थे, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें वो ज़मीन, वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है जिस पर इस्लाम का पौधा उगा और फैला। ये समझना हमें मदद करता है कि क्यों और कैसे बाद में अरब कबीले एकजुट हुए और इतनी तेजी से फैले। और शायद इन पुराने राज्यों की कमजोरियां और आपसी झगड़े भी इसमें एक फैक्टर रहे होंगे जिसने इस्लाम के विस्तार में मदद की हो। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि इस्लाम से पहले का अरब प्रायद्वीप सियासी तौर पर काफी जानदार और दुनिया की बड़ी ताकतों से जुड़ा हुआ था। यहाँ ताकतवर राज्य थे, पेचीदा गठबंधन थे और नाटकीय उतार चढ़ाव थे। ये सिर्फ रेगिस्तानी कबीले नहीं थे। हाँ, ये एक ऐसा दौर था जिसमें बहुत कुछ चल रहा था। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि यहाँ लंबे इतिहास वाले बाहर की दुनिया से जुड़े हुए राज्य थे, लेकिन साथ ही वो अंदरूनी और भारी दबावों से जूझ रहे थे। और इन सब ने मिलकर उस बड़े बदलाव के लिए जमीन तैयार की जो आने वाला था, यानी इस्लाम का उदय। हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। देखिए, जिन स्रोतों की हमने बात की उनमें इन अरब राज्यों और बाहर की बड़ी ताकतों फारस और रोम के रिश्तों पर काफी जोर है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन राज्यों के अंदर क्या चल रहा था, उनकी अपनी सामाजिक बनावट कैसी थी, उनकी संस्कृति, उनके अंदरूनी झगड़े जिनका जिक्र शायद इन खास लेखों में उतना विस्तार से नहीं है, उन्होंने इन राज्यों के टिक पाने या फिर आखिरकार बिखर जाने में क्या भूमिका निभाई होगी, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। आज के लिए हमारी ये खोज यहीं खत्म होती है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।